हेलो जियोग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है अपनी ज्योग्राफी कक्षा 12 भारत लोग और अर्थव्यवस्था। कक्षा 12 भारत लोग और अर्थव्यवस्था का अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। अपन ने कल भू वर्गीकरण देखा था, जिसमें बंजर भूमि, व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, प्रतिभूमि, इसके अलावा देखो वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि, इसके अलावा निवल बोया गया क्षेत्र आदि के बारे में अपन ने गहनता के साथ अध्ययन किया है। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वो है भारत में भू उपयोग परिवर्तन। भारत के जो भू उपयोग है उसमें लगातार परिवर्तन आता जा रहा है। प्राचीन समय में देखो प्राथमिक क्रियाओं में भूमि का उपयोग अत्यधिक किया जाता था, लेकिन वर्तमान में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में भूमि का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। अर्थात भारत में भू उपयोग में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो अपन आज अध्ययन करेंगे भारत में भू उपयोग परिवर्तन। तो हेडिंग लगाइए भारत में भू उपयोग परिवर्तन। भारत में भू उपयोग परिवर्तन, हेडिंग लगाइए भारत में भू उपयोग परिवर्तन। भू उपयोग, भारत में भू उपयोग परिवर्तन। देखो भारत में भू उपयोग परिवर्तन हुआ है, भूमि के उपयोग में परिवर्तन हुआ है। प्राचीन समय में ज्यादातर लोग कौन सा कार्य करते थे, प्राथमिक कार्य करते थे। तो भूमि का उपयोग भी प्राथमिक कार्यों में ज्यादा होता था, अर्थात कृषि से संबंधित कार्यों में ज्यादा होता था। लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे तकनीक का स्तर उच्च होने से, शिक्षा का स्तर उच्च होने से लगातार जनसंख्या प्राथमिक की जगह द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में भूमि का उपयोग ज्यादा कर रही है। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि भूमि में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो लिखिए किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहां की, लिखिए किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहां की, किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहां की, अधिकतर वहां की आर्थिक क्रियाओं, कौन सी क्रियाओं, आर्थिक क्रियाओं, देखो किसी भी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहां की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। देखो किसी भी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहां की आर्थिक क्रियाओं में, आर्थिक क्रियाओं का मतलब जिनसे आय प्राप्त होती है, या तो प्राथमिक सेक्टर हो गया, या द्वितीयक सेक्टर हो सकता है, या तृतीयक सेक्टर हो सकता है। तो वहां पर देखो भूमि का उपयोग किस पर निर्भर करता है, आर्थिक क्रियाओं पर। मान लीजिए वहां पर अधिकतर जनसंख्या आर्थिक क्रिया के रूप में कृषि कार्य करती है, अर्थात प्राथमिक सेक्टर में भूमि का उपयोग ज्यादा हो रहा है। मान लीजिए उसी क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में मान लीजिए विनिर्माण हो रहा है या सेवा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, तो उस क्षेत्र में द्वितीयक या तृतीयक क्रियाओं का विकास अधिक हो रहा है। कहने का मतलब द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में भूमि का उपयोग हो रहा है। तो ये किस पर निर्भर करती है, आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करती है कि भूमि का उपयोग किस में हो रहा है, किस प्रयोग में हो रहा है। देखो प्राचीन समय में कृषि सेक्टर का विकास देखो सर्वाधिक था। प्राचीन समय में कौन से सेक्टर का विकास सर्वाधिक था, कृषि सेक्टर का विकास सर्वाधिक था। तो लिखिए प्राचीन समय में कृषि सेक्टर का विकास सर्वाधिक था। प्राचीन समय में कृषि सेक्टर का विकास सर्वाधिक था, सेक्टर का विकास सर्वाधिक था। तो देखो प्राचीन समय में भूमि का उपयोग किस सेक्टर में हो रहा था, कृषि सेक्टर में। अब आर्थिक क्रियाएं कौन सी हो गई, कृषि होगी, अर्थात प्राथमिक सेक्टर में भूमि का उपयोग ज्यादा हो रहा था। तो प्राचीन समय में कृषि सेक्टर का विकास सर्वाधिक था, जिस कारण सर्वाधिक भू उपयोग कृषि के अंतर्गत होता था। तो लिखिए जिस कारण सर्वाधिक भू उपयोग, जिस कारण सर्वाधिक भू उपयोग कृषि के अंतर्गत होता था, भू उपयोग कृषि में होता था। अब देखो प्राचीन समय में जो सर्वाधिक आर्थिक क्रियाएं होती थी वो कृषि सेक्टर से संबंधित होती थी। इस वजह से अपने को पता चल रहा है कि सर्वाधिक भूमि का उपयोग किस में होता था, कृषि सेक्टर में होता था, अर्थात प्राथमिक क्रियाओं में होता था। जबकि वर्तमान समय में देखो, वर्तमान समय में लगातार प्रौद्योगिकी तकनीकी का विकास हो रहा है, शिक्षा का स्तर डेवलप हो रहा है, जिस कारण अब वर्तमान में प्राथमिक क्रियाओं की जगह द्वितीय तृतीय क्रियाकलापों में
इस भूमि का उपयोग हो रहा है। कहने का मतलब भू परिवर्तन हो गया, भूमि में परिवर्तन हो गया, भू उपयोग में परिवर्तन हो गया। तो लिखिए, जबकि वर्तमान समय में प्राथमिक ओब्लिक कृषि सेक्टर, जबकि वर्तमान समय में, जबकि वर्तमान समय में, जबकि वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में प्राथमिक ओब्लिक कृषि, देखो, जबकि वर्तमान समय में प्राथमिक ओब्लिक कृषि सेक्टर की तुलना में, कृषि सेक्टर की तुलना में द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टर में, प्राथमिक ओब्लिक कृषि सेक्टर की तुलना में, सेक्टर की तुलना में, तुलना में द्वितीयक, द्वितीयक व तृतीयक सेक्टर में, तृतीयक सेक्टर में, सेक्टर में भू उपयोग, भू उपयोग अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है। देखो, जबकि वर्तमान समय में प्राथमिक या कृषि सेक्टर, प्राथमिक या कृषि सेक्टर की तुलना में जो द्वितीयक सेक्टर है, कौन सा सेक्टर, द्वितीयक व तृतीयक सेक्टर में भूमि का उपयोग अधिक हो रहा है, अर्थात भू उपयोग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। प्राचीन समय की अपेक्षा अब द्वितीयक या तृतीयक सेक्टर में भूमि का उपयोग होने लग गया है। परिणाम स्वरूप द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टर में, परिणाम स्वरूप द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टर में, लिखिए, परिणाम स्वरूप द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टर में, परिणाम स्वरूप द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टर में, द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टर में, तृतीयक सेक्टर में, देखो, परिणाम स्वरूप द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टरों के अंतर्गत, सेक्टरों के अंतर्गत भू उपयोग बढ़ रहा है, सेक्टरों के अंतर्गत, सेक्टरों, सेक्टरों के अंतर्गत, सेक्टरों के अंतर्गत भू उपयोग बढ़ रहा है, भू उपयोग बढ़ रहा है। देखो, परिणाम स्वरूप जो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर है उसमें भूमि का उपयोग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, भू उपयोग बढ़ रहा है। जबकि प्राचीन समय में कृषि कार्य ज्यादा होता था, वर्तमान समय में द्वितीयक या तृतीयक क्रियाकलापों से संबंधित कार्य ज्यादा हो रहा है, अर्थात भूमि के उपयोग में लगातार परिवर्तन हो रहा है तथा कृषि के अंतर्गत भू उपयोग घट रहा है, तथा कृषि के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत भू उपयोग घट रहा है, भू उपयोग घट रहा है। देखो, भू उपयोग के अंतर्गत एक क्षेत्र में अगर वृद्धि होती है तो दूसरे क्षेत्र में स्वतः ही कमी हो जाता है, कमी हो जाती है। जैसे मान लीजिए अब वर्तमान समय में द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में भू उपयोग में वृद्धि हो रही है, तो प्राथमिक सेक्टर है ये कृषि के अंतर्गत, प्राथमिक सेक्टर बोलते हैं कृषि के अंतर्गत भू उपयोग लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब एक क्षेत्र बढ़ता है तो दूसरा क्षेत्र घट जाता है। अब एक नोट लगा के एक बिंदु लिखना है, जब एक भू उपयोग वर्ग में, देखो जब एक भू उपयोग वर्ग में, लिखिए नोट लगा के, नोट लगा के लिखिए, नोट लगा के लिखिए, जब एक भू उपयोग वर्ग में, जब एक भू उपयोग वर्ग में, एक भू उपयोग वर्ग में, जब एक भू उपयोग वर्ग में गिरावट ओब्लिक बढ़ोतरी होती है, गिरावट ओब्लिक बढ़ोतरी होती है, या तो गिरावट होती हो, गिरावट ओब्लिक या बढ़ोतरी होती हो, बढ़ोतरी होती है। देखो, जब एक भू उपयोग वर्ग में गिरावट ओब्लिक बढ़ोतरी होती है तो उसका प्रभाव अन्य भू उपयोग वर्गों पर पड़ता है, तो उसका प्रभाव, तो उसका प्रभाव, तो उसका प्रभाव अन्य, अन्य भू उपयोग वर्गों पर पड़ता है, भू उपयोग, उपयोग वर्गों पर पड़ता है, वर्गों पर पड़ता है।
कहने का मतलब एक सेक्टर में अगर वृद्धि हो रही है, अगर मान लीजिए किसी प्राचीन समय में कृषि सेक्टर में या प्राथमिक सेक्टर में वृद्धि होती थी तो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में कमी हो रही थी। अब वर्तमान समय में क्या हो रहा है, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में भू उपयोग ज्यादा हो रहा है जबकि प्राथमिक सेक्टरों में भू उपयोग कम हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एक सेक्टर में वृद्धि तो दूसरे सेक्टर में कमी दर्ज होती है। इस प्रकार भूमि में लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यहां तक अपना कंप्लीट हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन आगे चलते हैं। तो भू उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। अब देखो हेडिंग लगाइए, भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के तीन परिवर्तन। भू उपयोग को परिवर्तन करने वाले अर्थव्यवस्था के कितने परिवर्तन, तीन परिवर्तन। तो लिखिए भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के तीन परिवर्तन। भू उपयोग को, देखो भू उपयोग को प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले, करने वाले अर्थव्यवस्था के तीन परिवर्तन, अर्थव्यवस्था के तीन परिवर्तन। कितने परिवर्तन है, तीन परिवर्तन है जो भू उपयोग को परिवर्तित करते हैं। तीन परिवर्तन। देखो तीनों के बारे में अपन विस्तृत गहनता के साथ अपन अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है देखो अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या है, अर्थव्यवस्था में आकार में परिवर्तन। अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन। अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन। दूसरा आता है अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। दूसरा कौन सा हो गया, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। और तीसरा हो गया कृषि पर बढ़ता दबाव। तीसरा हो गया कृषि पर बढ़ता दबाव। नंबर 3 पर हो गया कृषि पर बढ़ता दबाव। कृषि पर बढ़ता दबाव। ये तीन कारण हैं जिससे भू उपयोग प्रभावित होता है, भूमि के उपयोग में परिवर्तन आता है। पहला हो गया अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन, दूसरा हो गया अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन, तीसरा हो गया कृषि का बढ़ता दबाव। तो एक एक का अपन धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपन एनालिसिस करेंगे। तो पहला आता है अर्थव्यवस्था के आधार में, अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन। पहला लिखिए अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन। एक एक का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हेडिंग लगाइए नंबर 1 पर अर्थव्यवस्था का आकार। अर्थव्यवस्था का आकार नंबर 1, अर्थव्यवस्था का आकार। नंबर 1 पर अर्थव्यवस्था का आकार। अर्थव्यवस्था का आकार, देखो अर्थव्यवस्था का आकार भी भू उपयोग को परिवर्तित करता है। कैसे करता है, जैसे मान लीजिए प्राचीन समय में अपन कौन सा कार्य करते थे, प्राथमिक। अब वर्तमान में कौन सा कार्य करने लगे, द्वितीयक या तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित ज्यादा भूमि का उपयोग करने लगे। तो पहले की अपेक्षा पहले प्राथमिक सेक्टर में ज्यादा कार्य करते थे, भूमि का उपयोग ज्यादा लेते थे, लेकिन अब कौन से उपयोग में ले रहे हैं ज्यादा, द्वितीयक या तृतीयक सेक्टर में। तो ये भी क्या है, अर्थव्यवस्था का आकार भी
किसको? भू उपयोग के परिवर्तन करता है, भू उपयोग का परिवर्तन करता है। तो लिखिए मुख्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद ओब्लिक आय के आधार पर, मुख्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद, मुख्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद ओब्लिक आय के आधार पर, मुख्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद ओब्लिक आय के आधार पर, किसके आधार पर? आय के आधार पर। देखो मुख्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद ओब्लिक आय के आधार पर अर्थव्यवस्था के आकार की गणना की जाती है, अर्थव्यवस्था के आकार की गणना की जाती है। अर्थव्यवस्था के आकार की गणना की जाती है, आकार की गणना की जाती है। देखो अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर भूपयोग की गणना की जाती है। देखो मुख्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी या आय के आधार पर अर्थव्यवस्था के आकार की गणना की जाती है। जिस देश का सकल घरेलू उत्पाद, कहने का मतलब यह है जिस देश का सकल घरेलू उत्पाद ज्यादा होता है उसका विकास, अर्थव्यवस्था का आकार अत्यधिक विशाल होता है, और जिस देश का जो जीडीपी है उसकी उसमें कमी होती जाती है तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका आकार छोटा होता है। जिस देश की सकल घरेलू आय ज्यादा होती है उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका आकार भी अधिक होता है, और जिस देश की सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय कम होती है उस देश की अर्थव्यवस्था का आकार छोटा माना जाता है। तो सकल घरेलू, कहने का मतलब सकल घरेलू उत्पाद और आय के आधार पर अर्थव्यवस्था के आकार की गणना की जाती है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा तब माना जाएगा जब उसके जो सकल घरेलू उत्पाद या उसकी आय में बढ़ोतरी हो रही हो, और जब इन दोनों में कमी हो रही हो तो उस अर्थव्यवस्था के आकार को छोटा माना जाता है। देखो अर्थव्यवस्था का आकार मुख्य रूप से, देखो अर्थव्यवस्था का आकार मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों के कारण परिवर्तित होता है। तो लिखिए अर्थव्यवस्था का आकार मुख्य रूप से, अर्थव्यवस्था का आकार मुख्य रूप से, अर्थव्यवस्था का आकार मुख्य रूप से, देखो अर्थव्यवस्था का आकार मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों के कारण परिवर्तित होता है। निम्नलिखित कारकों के कारण परिवर्तित होता है। कारकों के कारण परिवर्तित होता है। देखो अर्थव्यवस्था का आकार मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों के कारण क्या होता है? परिवर्तित होता है, जिसमें पहला है कुल जनसंख्या में वृद्धि। देखो कुल जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी अर्थव्यवस्था का आकार प्रभावित होता है। देखो लिखिए कुल जनसंख्या में वृद्धि, कुल जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी अर्थव्यवस्था का आकार प्रभावित होता है। कुल जनसंख्या में वृद्धि, पहला कौन सा हो गया? कुल जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी अर्थव्यवस्था का आकार प्रभावित होता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी व तकनीकी स्तर में वृद्धि, प्रौद्योगिकी व तकनीकी स्तर में वृद्धि, प्रौद्योगिकी व तकनीकी स्तर में वृद्धि, प्रौद्योगिकी व तकनीकी स्तर भी, प्रौद्योगिकी व तकनीकी स्तर में वृद्धि, वृद्धि के परिणाम स्वरूप भी अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन होता है। और नंबर तीसरा आता है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही हो, किस में वृद्धि हो रही हो? जनसंख्या में वृद्धि हो रही हो, उस देश की प्रौद्योगिकी या तकनीकी में वृद्धि हो रही हो, या उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो, तो उस अर्थव्यवस्था का आकार विशाल होता है, उस अर्थव्यवस्था का आकार विशाल होता है। और इनमें अगर कमी हो रही है लगातार तो उस अर्थव्यवस्था का आकार छोटा होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। एक बिंदु और लिख लो, अर्थव्यवस्था के आकार। देखो अर्थव्यवस्था के आकार या तो छोटा, छोटे से बड़ा। देखो लिखिए अर्थव्यवस्था के आकार छोटे से बड़ा, अर्थव्यवस्था के आकार
छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। देखो अर्थव्यवस्था का आकार, देखो अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भू उपयोग में भी परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप भू उपयोग में भी परिवर्तन होता है, भू उपयोग में भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। देखो अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन के कारण, अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भू उपयोग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। भू उपयोग में भी परिवर्तन होता है। अर्थात देखो, अर्थात प्राचीन समय में अर्थव्यवस्था का आकार छोटा था। कैसा था, छोटा था। तो लिखिए अर्थात प्राचीन समय में अर्थव्यवस्था का आकार छोटा था। लिखिए अर्थात प्राचीन समय में, प्राचीन समय में अर्थव्यवस्था का आकार छोटा था। अर्थव्यवस्था का आकार छोटा था। देखो प्राचीन समय में जो अर्थव्यवस्था का आकार कैसा था, छोटा था, जिस कारण भूमि का उपयोग केवल कृषि कार्यों में किया जाता था। जिस कारण, लिखिए जिस कारण भूमि का उपयोग केवल कृषि कार्यों में किया जाता था, केवल कृषि कार्यों में किया जाता था। भूमि का उपयोग केवल कृषि कार्यों में किया जाता था। देखो अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन के कारण, अर्थव्यवस्था का आकार अगर छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो उसके भू उपयोग में भी क्या होगा, परिवर्तन होता है। अर्थात प्राचीन समय में अर्थव्यवस्था का आकार कैसा था, छोटा था, जिस कारण भूमि का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता था। किसमें किया जाता, केवल कृषि कार्यों तक ही सीमित था, इसलिए जो अर्थव्यवस्था का आकार बहुत ही छोटा था। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। इसी में देखो अर्थव्यवस्था के आकार में ही चल रहे हैं अपन। इसी प्रकार अपन जोश और जुनून के साथ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपन एक एक बिंदु का गहनता के साथ विस्तारित अध्ययन करेंगे, ताकि एग्जाम में आने वाला प्रत्येक प्रश्न अपने नोट्सों से बाहर नहीं जाए। देखो प्राचीन समय में अर्थव्यवस्था का आकार कैसा था, छोटा था, जिस कारण ज्यादातर क्रियाकलाप कृषि से संबंधित किए जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में, देखो वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के आकार में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन वर्तमान समय में, लिखिए लेकिन वर्तमान समय में, लेकिन वर्तमान समय में, वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के आकार में बढ़ोतरी हुई है। अर्थव्यवस्था के आकार में बढ़ोतरी हुई है। अर्थव्यवस्था के आकार में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। लेकिन वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के आकार में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण कृषि कार्यों में भू उपयोग कम, बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण कृषि कार्यों में भू उपयोग कम, कृषि कार्यों में भू उपयोग कम, भू उपयोग कम। देखो वर्तमान समय में जो अर्थव्यवस्था के आकार में बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण कृषि कार्यों में भू उपयोग कम तथा द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं में भू उपयोग अधिक हुआ है, तथा द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं में, तथा द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं में, तृतीयक क्रियाओं में
भू उपयोग अधिक हुआ है, भू उपयोग अधिक हुआ है। देखो प्राचीन समय में तो अर्थव्यवस्था का आकार, देखो प्राचीन समय में तो अर्थव्यवस्था के आकार में कमी थी, इस वजह से कृषि कार्य सर्वाधिक किया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के आकार में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण कृषि कार्यों में भू उपयोग कम, कृषि कार्यों में भू उपयोग तो कम हुआ है तथा द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में भू उपयोग अधिक हुआ है, अर्थात इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये अपना पहला कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपना अगला चलता है समय के साथ। देखो समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन, देखो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भी भूमि के उपयोग में परिवर्तन आया है, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, यहीं पे लगा लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। तो लिखिए समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। नंबर 2, समय के साथ, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन, की संरचना में परिवर्तन। पहले आकार में परिवर्तन हुआ था, अब अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण भी भूउपयोग में परिवर्तन आया है, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से तात्पर्य, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से तात्पर्य लिखिए अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की संरचना, संरचना में परिवर्तन से तात्पर्य, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से तात्पर्य। देखो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से तात्पर्य आर्थिक क्रियाओं के विकास में परिवर्तन, आर्थिक क्रियाओं के विकास में परिवर्तन। तो लिखिए आर्थिक क्रियाओं के विकास में परिवर्तन, आर्थिक क्रियाओं के, आर्थिक क्रियाओं के विकास में परिवर्तन। देखो नंबर दूसरा आता है पहले अर्थव्यवस्था की संरचना में कृषि सेक्टर की प्रधानता थी, पहले अर्थव्यवस्था की संरचना में कृषि सेक्टर की प्रधानता थी। तो लिखिए पहले अर्थव्यवस्था की संरचना में, अर्थव्यवस्था की संरचना में, अर्थव्यवस्था की संरचना में, की संरचना में कृषि सेक्टर की प्रधानता थी, कृषि सेक्टर की प्रधानता थी। देखो पहले अर्थव्यवस्था की संरचना में कृषि सेक्टर की प्रधानता थी, जिस कारण मुख्य रूप से भू उपयोग, देखो लिखिए जिस कारण मुख्य रूप से भू उपयोग, जिस कारण, जिस कारण मुख्य रूप से भू उपयोग, मुख्य रूप से भू उपयोग, जिस कारण मुख्य रूप से भू उपयोग कृषि एवं संबंधित क्रियाओं में होता था, जिस कारण भू उपयोग कृषि एवं संबंधित क्रियाओं में होता था, भू उपयोग कृषि एवं संबंधित क्रियाओं में होता था, कृषि एवं संबंधित क्रियाओं में, संबंधित क्रियाओं में होता था। जिस कारण जो भू उपयोग है वो कृषि संबंधित क्रियाओं में अधिक होता था वर्तमान समय में। लेकिन वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था की संरचना में द्वितीयक, लिखिए वर्तमान समय में, वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था की संरचना में, अर्थव्यवस्था की संरचना में द्वितीयक व तृतीयक, द्वितीयक व तृतीयक। देखो वर्तमान में अर्थव्यवस्था की संरचना में, वर्तमान में अर्थव्यवस्था की संरचना में द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं का अधिक महत्व है, क्रियाओं का अधिक महत्व है, क्रियाओं का अधिक महत्व है।
वर्तमान में किसका अधिक महत्व है? द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं का अधिक महत्व है, जिस कारण इन्हीं सेक्टरों में भूउपयोग अधिक होगा। जिस कारण इन्हीं सेक्टरों में भू उपयोग अधिक होगा। भू उपयोग अधिक होगा। पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। देखो, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से तात्पर्य आर्थिक क्रियाओं के विकास में परिवर्तन। आर्थिक क्रियाओं के विकास में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। पहले अर्थव्यवस्था की संरचना में कृषि सेक्टर की प्रधानता थी। पहले जो अर्थव्यवस्था की संरचना थी उसमें कृषि सेक्टर महत्वपूर्ण था। सर्वाधिक भूमि का उपयोग किससे संबंधित था? कृषि सेक्टर से संबंधित था। देखो, पहले अर्थव्यवस्था की संरचना में कृषि सेक्टर की प्रधानता थी, जिस कारण मुख्य रूप से भू उपयोग कृषि एवं संबंधित क्रियाओं में होता था। लेकिन वर्तमान समय में जो अर्थव्यवस्था की संरचना में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं का अधिक महत्व है, जिस कारण इन्हीं सेक्टरों में भू उपयोग अधिक हुआ है। कौन से सेक्टरों में? द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भी भूमि में परिवर्तन आता है, भू उपयोग में परिवर्तन आता है। इसी के साथ अपन आगे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। तो देखो, आकार में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन के कारण भी भू उपयोग में परिवर्तन आता है, और संरचना में परिवर्तन के कारण भी भू उपयोग में परिवर्तन आता है। तो अपना चल रहा है भू उपयोग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? भू उपयोग में परिवर्तन। किसमें? संरचना के कारण, अर्थव्यवस्था की संरचना के कारण भू उपयोग में परिवर्तन चल रहा है अपना ना। तो देखो आगे लिखिए, अर्थात द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा, अर्थात द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टर में द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टर में प्राथमिक सेक्टर की तुलना में किस सेक्टर की तुलना में? प्राथमिक सेक्टर की तुलना में अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। तो भू उपयोग में परिवर्तन का दूसरा प्रमुख कारण क्या हो गया? अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। तो देखो, द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टर में प्राथमिक सेक्टर की तुलना में अधिक तीव्रता से वृद्धि हुई है। अधिक तीव्रता से क्या हुई है? वृद्धि हुई है। नंबर लास्ट और तीसरा आता है कृषि पर बढ़ता दबाव। नंबर तीसरा कौन सा है? कृषि पर बढ़ता दबाव। यह भी भू उपयोग में परिवर्तन का प्रमुख कारक है। तो लिखिए कृषि पर बढ़ता दबाव। नंबर 3, कृषि पर बढ़ता दबाव। नंबर 3 लिखिए, कृषि पर बढ़ता दबाव। देखो, लगातार कृषि पर बढ़ रहा है दबाव, बढ़ता दबाव। अभी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जनसंख्या धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ बढ़ रही है। लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब भूमि पर दबाव तो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि भूमि तो एक संसाधन, सीमित संसाधन है। कैसा संसाधन है? सीमित संख्या है, लेकिन जनसंख्या अंधाधुंध बढ़ रही है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो इसी प्रकार अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो अपने संसाधन एक दिन बहुत ही कम पड़ जाएंगे, जिसके कारण बेरोजगारी, भुखमरी बहुत ज्यादा फैल जाएगी। तो जनसंख्या को समय रहते कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो देखो, नंबर तीसरा आता है कृषि पर बढ़ता दबाव। कृषि पर लगातार क्या बढ़ रहा है? दबाव बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है। लगातार क्या हो रही है? जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अगर लगातार जनसंख्या वृद्धि होगी तो कृषि पर दबाव लगातार बढ़ता रहेगा। तो इसमें लिखिए, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्रियाकलापों का, लिखिए, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण किसके कारण? बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान।
अर्थव्यवस्था में योगदान, कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान, किसमें योगदान, अर्थव्यवस्था में योगदान। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। अब ये कम होता क्यों जा रहा है, क्योंकि पहले जनसंख्या, अगर जनसंख्या को रहने के लिए मकान चाहिए, है ना, तो पहले अपनी मकान की सुविधा करेगी, कृषि कार्य तो बाद में करेगी, पहले रहने के लिए मकान तो चाहिए, तो पहले सबसे पहले मकानों का निर्माण होगा। जब वो द्वितीयक, देखो तृतीयक सेक्टर में या द्वितीयक सेक्टर में अगर उनका विकास ज्यादा हो रहा है तो वो भूमि का उपयोग तो देखो कृषि कार्य के लिए स्वतः ही कम हो जाएगा। तो कृषि पर बढ़ता दबाव, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण, किसके कारण, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों का महत्व बढ़ रहा है। तो लिखिए भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर इसका महत्व घट रहा है तो दूसरे का महत्व ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो लिखिए भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत द्वितीयक व तृतीयक, द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलापों का योगदान बढ़ रहा है। एक का घट रहा है तो दूसरे का बढ़ रहा है, योगदान बढ़ रहा है। देखो प्राथमिक सेक्टर का तो योगदान लगातार कम होता जा रहा है बढ़ती जनसंख्या के कारण, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में इसका योगदान बढ़ता जा रहा है, इसका योगदान बढ़ता जा रहा है। देखो कृषि क्रियाओं के अंतर्गत, कृषि क्रियाओं के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के आकार एवं संरचना में, लिखिए कृषि क्रियाओं के अंतर्गत, कृषि क्रियाओं के अंतर्गत, कृषि क्रियाओं के अंतर्गत, कृषि क्रियाओं के अंतर्गत ब्रैकेट में लिखना, अर्थव्यवस्था के आकार एवं संरचना में भारी परिवर्तन, अर्थव्यवस्था के आकार, अर्थव्यवस्था के आकार व संरचना, आकार व संरचना में भारी परिवर्तन, में भारी परिवर्तन, अर्थव्यवस्था के आकार व संरचना में भारी परिवर्तन के फलस्वरूप, परिवर्तन के फलस्वरूप, के फलस्वरूप, ब्रैकेट बंद कर देना, परिवर्तन के फलस्वरूप भूउपयोग के विस्तार में गिरावट दर्ज हो रही है, भूउपयोग के विस्तार में गिरावट दर्ज हो रही है, भूउपयोग के विस्तार में गिरावट दर्ज हो रही है, दर्ज हो रही, भूउपयोग में लगातार क्या दर्ज हो रही है, गिरावट दर्ज हो रही है। परिणाम स्वरूप कृषि सेक्टर पर दबाव निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, परिणाम स्वरूप कृषि सेक्टर पर दबाव, परिणाम स्वरूप कृषि सेक्टर पर, कौन से सेक्टर पर, कृषि सेक्टर पर, कृषि सेक्टर पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है, दबाव बढ़ता ही जा रहा है। परिणाम स्वरूप कृषि सेक्टर पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विकासशील देशों में, लिखिए विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात, लिखिए विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात, विकासशील देशों में, कौन से देशों में, विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर, कृषि पर निर्भर, कृषि पर निर्भर, विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात धीरे धीरे घटता ही जा रहा है, निर्भर व्यक्तियों का अनुपात, निर्भर व्यक्तियों का अनुपात, व्यक्तियों का अनुपात धीरे धीरे
घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है। व्यक्तियों का अनुपात धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। ये अपना हो गया तीसरा, कृषि पर बढ़ता दबाव। अब ये कृषि पर लगातार दबाव किसके कारण बढ़ रहा है? जनसंख्या वृद्धि के कारण, क्योंकि जनसंख्या अनलिमिटेड बढ़ रही है धुआंधार तरीके से, जबकि अपने पास संसाधन कैसे सीमित है। इस कारण देखो कृषि पर बढ़ता दबाव, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम है। क्रियाकलापों का देखो, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण जो कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जा रहा है, क्योंकि लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों का योगदान बढ़ रहा है। प्राथमिक सेक्टर में अगर योगदान घट रहा है तो द्वितीयक और तृतीयक जो क्रियाकलाप हैं उसमें स्वतः ही योगदान बढ़ता चले जाएगा, तो इसमें योगदान लगातार बढ़ रहा है। देखो नंबर तीसरा आता है कृषि क्रियाओं के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के आकार व संरचना में भारी परिवर्तन। देखो अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन हो रहा है और संरचना में परिवर्तन हो रहा है। में भारी परिवर्तन के फलस्वरूप भू उपयोग के विस्तार में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था की संरचना भी बढ़ रही है। इस कारण भूमि का उपयोग में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। परिणाम स्वरूप कृषि सेक्टर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप जो कृषि सेक्टर है उस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है, उस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। विकासशील देशों कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात लगातार क्या हो रहा है? घटता ही जा रहा है, अर्थात द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में उनका योगदान ज्यादा बढ़ रहा है। इसी के साथ अपना ये कंप्लीट होता है भूमि का वर्गीकरण। भू वर्गीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, भूमि का वर्गीकरण देख लिया और भूमि के वर्गीकरण को परिवर्तित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन कर लिया विस्तारित रूप से, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और लोगों के पास शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।